पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दो आवेशों के बीच में बल कार्य करता है। वो बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर दो समान प्रकृति के आवेश हैं, समान प्रकृति के आवेश, दोनों के बीच में कैसा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल। और अगर दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो दोनों आवेशों के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। ये हम पढ़ चुके हैं। अब ये बल कितना होगा, किन किन बातों पर निर्भर करेगा, उसके लिए कूलाम ने नियम दिया, उसे कूलाम का नियम कहते हैं, और जो बल कार्य करता है उसको कूलाम बल भी कह देते हैं। तो कूलाम ने कहा कि अगर दो आवेश हैं और दोनों आवेश, मान लिया ये Q1 है प्लस Q1 और इससे कुछ दूरी पर दूसरा आवेश है Q2, दोनों पॉजिटिव है, दोनों के बीच की दूरी R है। तो इसके लिए कूलाम ने कहा कि दोनों आवेशों के बीच में जो बल कार्य करता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, Q1 Q2, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो डेरिवेशन है ये सैद्धांतिक प्रूफ नहीं है, डेरिवेशन नहीं है, बल्कि प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर यह डेरिवेशन किया। कूलाम ने देखा कि जब हम बड़े आवेश लेते हैं तो बल भी ज्यादा कार्य करता है। अगर आपने ये 2 गुना ले लिया, ये 2 गुना ले लिया तो बल 4 गुना हो जाता है। ये 3 गुना लिया, ये 3 गुना लिया तो 9 गुना हो जाता है। तो इससे निष्कर्ष निकाला कि दोनों आवेशों के बीच में जो बल कार्य करता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। दूरी बढ़ने के साथ साथ बल का मान घटता जाता है। दूरी 2 गुनी करी, बल 1/4 रह जाता है। दूरी 9 गुनी करी, 3 गुनी करी तो 1/9 रह जाता है। अर्थात दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम बल और दूरी के बीच में ग्राफ खींचें तो ये ग्राफ ऐसे आता है, बहुत तेजी से घटता चला जाता है। तो इसको और दोबारा से मैं बताता हूं। न्यूटन कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, दोनों हो सकते हैं, आकर्षण भी और प्रतिकर्षण भी। प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर हम इन दोनों नियमों को लगाते हैं तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन R²। अब यहां मैंने आपको दो बातें बताई। कौन कौन सी? एक तो बिंदु आवेश। बिंदु आवेश का मतलब बहुत छोटे आवेश होने चाहिए, दूरियों के सापेक्ष उनका आकार बहुत छोटा होना चाहिए, सूक्ष्म आकार होने चाहिए बिंदु आवेशों के, दोनों स्थिर होने चाहिए। ये जो टॉपिक है, जो यूनिट है, वो स्थिर वैद्युतिकी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ये इफेक्ट, ये बल, ये विद्युत क्षेत्र, इनका प्रभाव जो भी है, ये केवल तभी है जब दोनों स्थिर रहते हैं। तो इसलिए परिभाषा क्या है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुपाती। परिमाणों का मतलब क्या है कि अगर ये Q1 होता तो इसका परिमाण क्या आ जाता? Q। ये भी अगर Q2 होता तो इसका परिमाण क्या होता? Q। अर्थात आपको इसमें जब मान रखने हैं, प्लस माइनस नहीं रखना, केवल परिमाण रखने हैं, उनके मान रखने हैं, चिन्ह नहीं रखने हैं। तो यहां से आपको क्लियर हो गई बात। तो दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब आपको पता है कि जब अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को बराबर के चिन्ह में परिवर्तित करते हैं तो एक नियतांक लिखा जाता है। यहां पर हमने वो नियतांक लिख दिया स्मॉल k, Q1 Q2 अपॉन R²। अभी जो k था नियतांक, ये आपको ध्यान होगा, मैंने शुरू में कहा था कि विद्युत बल गुरुत्व बल के समान है, गुरुत्वाकर्षण बल के समान है। वहां पर फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? कैपिटल G m1 m2 अपॉन R²।
यहां पर भी नियतांक था, लेकिन ये नियतांक क्या कहलाता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों? क्योंकि इसका मान जगह, कण की प्रकृति, माध्यम आदि पर निर्भर नहीं करता था, सब जगह इसका मान समान रहता था, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते थे। लेकिन यहां यह देखा गया कि दोनों आवेशों के बीच जो बल है वो माध्यम बदलने के साथ साथ बदल जाता है, तो इसका जो मान था वो नियत नहीं था, माध्यम पर निर्भर करता था। जब हमने दोनों के बीच में निर्वात रखा, निर्वात का मतलब कोई माध्यम नहीं है, तब इसका मान k का मान कितना पाया गया? 9 गुणा 10 की घात 9। मात्रा क्या होगा इसका? अगर मात्रा लिखना चाहे ये लिख देता हूं, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। मात्रा क्या होगा? k इज इक्वल टू f इंटू आर स्क्वायर अपॉन q1 q2। f का मात्रा न्यूटन, आर स्क्वायर दूरी मीटर, तो मीटर स्क्वायर, आवेश का मात्रा कूलाम, कूलाम कूलाम, ये हो गया कूलाम स्क्वायर, ये मान आ गया। तो ये जो मात्रा, ये मान आया, ये कब आया? जब निर्वात था। फिर देखा गया कोई और माध्यम यदि रखते हैं तो बल का मान कम हो जाता है। आवेश यही थे, Q1 Q2 थे, दूरी भी यही थी, आवेश का मान यही, दूरी भी वही, माध्यम बदलने पर बल का मान बदल गया, तो इसका मतलब इस k का मान परिवर्तित होता है किस पर? माध्यम के अनुसार। तो k का मान माध्यम के साथ साथ बदलता था, माध्यम पर निर्भर करता था k का। अब इसका मतलब इस फॉर्मूले में कोई ना कोई माध्यम का गुण भी आना चाहिए जो उस गुण के पद को प्रदर्शित करता हो, और वो जो माध्यम का गुण था वो लिया गया एप्सिलॉन। एप्सिलॉन ये ग्रीक वर्ड है, जैसे हम इंग्लिश में ए बी सी डी लेते हैं, ऐसे अल्फा बीटा गामा, और ये एप्सिलॉन था, इसको कहते हैं एप्सिलॉन। ये क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। अब चूंकि शुरू में हमने कोई भी माध्यम नहीं लिया, अब कोई भी माध्यम नहीं होता तो फ्री स्पेस, निर्वात, कुछ नहीं है, जीरो, शून्य, तो यहां पर हमने लगा दिया जीरो, निर्वात, दोनों के बीच में निर्वात हो गया, तो अब माध्यम क्या हो गया? निर्वात, तो यहां पर आ गए निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नॉट। ये बताता था कि दोनों आवेशों के बीच जो बल कार्य कर रहा है वो माध्यम को किस प्रकार प्रभावित करता था। जैसे जैसे माध्यम हम कुछ और रखते चले गए तो इसका मान घटता चला जाता, परिवर्तित होता चला जाता था। तो इस पद को भी इसमें इंक्लूड करने के लिए जब इसमें इंक्लूड किया गया तो इसका जो मान होता है एप्सिलॉन नॉट का मान निर्वात के लिए 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, और इसका मान जब इसमें रखा गया तो क्या आ जाता है? 10 की घात -12, चाहिए हमें 10 की घात 9, तो ये नीचे रखा गया और इसके साथ में 4 पाई को मल्टीप्लाई किया गया, तो ये आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अर्थात जो k का मान आया, k का मान यहीं पर आप लिख सकते हैं, इस नियतांक k को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन के पदों में रखेंगे। एप्सिलॉन नॉट इस बात को प्रदर्शित करता है कि दोनों माध्यमों के बीच जो बल कार्य कर रहा है वो माध्यम पर किस प्रकार निर्भर करता है। अभी तो आपको ये अजीब सा लगेगा, लेकिन आगे डेरिवेशन में माध्यम की विद्युतशीलता की हमें आवश्यकता पड़ेगी, तब बड़ा यूजफुल होता है इसको रखना। तो इस नियतांक की जगह हम रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान जैसे मैंने आपको बताया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अब यहां से आप एप्सिलॉन नॉट का अगर मात्रक निकालना चाहें तो एप्सिलॉन नॉट
1/k होगा, इसका मात्रक का व्युत्क्रम। तो मात्रक क्या आ जाएगा यहाँ पर देखो, ये अगर इसको आप इधर ले जाएं और इसको इधर ले आए तो मात्रक क्या होगा, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन और मीटर स्क्वायर। इसकी यदि आप बीमा लिखना चाहें तो बीमा क्या आएगा, बीमीय सूत्र क्या आएगा, बीमीय सूत्र क्या आएगा, कूलम्ब Q इज इक्वल टू क्या होता है, आई टी, कूलम्ब आवेश का मात्रक है, A2T2 ये आ गया, न्यूटन ML T-2 और मीटर L2। तो क्या जाएगा, M ऊपर -1, 2 और 1 3, L -1, T 2 पर चला गया प्लस हो जाएगा, T की पावर 4 और A2। तो ये इसका विमीय सूत्र आ जाता है निर्वात की विद्युतशीलता। तो आपको पता चल गया कि जो कांस्टेंट हमने लिया था, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लिया था, वो k था और k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। अर्थात जब दोनों के बीच में कोई माध्यम नहीं है, निर्वात है, उस समय माध्यम की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान 8.85 into 10 to the power -12 होता है। इसको यूज करते हुए जब हम k का मान निकालते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9 आएगा। तो हम सीधे इस k के स्थान पर यही रख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोबारा लिख देता हूँ, f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R।